अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो आवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तूफ़ानी बारिश और तबाही के हवाले से। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का एक नया और ताकतवर स्पेल दाखिल हो चुका है, जिसके बाद बालाई इलाकों से लेकर कराची तक बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने 5 अप्रैल तक वक्फे से बारिश, आंधी और यालाबारी की पेशगोई की है, जिससे गिलगित बाल्टिस्तान और मरी में दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान है। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शहरी बिलखसूस नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि शदीद बारिशों से तुगयानी का खतरा बढ़ गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में तूफानी बारिशों और यालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कोयटा, चमान और कला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश से जहाँ जल थल एक हो गया, वहीं सेब, खुबानी और बादाम के बाग को शदीद नुकसान पहुंचे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खसूसी अरबाब अली चांडियो कराची से। अरबाब, बताइएगा, कराची में शदीद बारिश हुई, जिसके बायस हमने देखा कि वहाँ पर भी हादसात पेश आए हैं और सिविल एविएशन ने फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल किया है। अभी क्या सूरत हाल है? जी शहरबानो, आपने कराची में समंदर तो देखा होगा, लेकिन अवान साहिबा आपने यहाँ तालाब नहीं देखा होगा, क्योंकि तालाब वहीं बनता है जहाँ जमीन है। लेकिन कराची में जब भी बरसात होती है तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करती है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लें। ये कराची के ऐवान सदर की सड़क है। ऐवान सदर यानी मेरे सामने एक तरफ गवर्नर हाउस है, एक तरफ DIG साउथ का ऑफिस है, दूसरी तरफ एक और बड़ा ऑफिस है जिसका नाम नहीं ले रहा। उसके अलावा इसके ये VVIP और रेड जोन की अहम सड़क है, जो कि इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। सैकड़ों गाड़ियां, शहरबानो हमारे जरा देख रही है ना आप स्क्रीन में, देखिए किस तरह ये मोटरसाइकिल वाले डूबते हुए अपनी मोटरसाइकिल को हाथ पर लेके जा रहे। और ये बच्चे वाली देखो, ये देखो बच्चे एंजॉय करते जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। वो देखो ये बच्चे हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, इनको क्या पता कि नीचे कितने पहाड़ी में उनकी गाड़ी जा रही है और पीछे अभी एम्बुलेंस भी जा रही है। एम्बुलेंस भी देखा देखी में जा रही है। एम्बुलेंस को इस बात का पता नहीं कि शायद ये किसको रेस्क्यू करने जा रही है। हो सकता है ये खुद रेस्क्यू के लायक ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह ये जैसे आगे बढ़ेगी पानी बढ़ेगा। वो रुक गई, देख लिया, वो एम्बुलेंस वापस आ रही है। अब इस तरह के मनाज़िर मैंने अच्छा, यहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकलियती है, मैंने अभी गुजरा है। मैंने उससे पूछा कराची का, तो उन्होंने कहा यार मैं तो MNA इस्लामाबाद में ज्यादा होता हूँ। मैंने कहा फिर इस्लामाबाद और कराची का फर्क बताओ। कसम से क्या बोला कसम खा के कहता हूँ, इस्लामाबाद और कराची में बड़ा फर्क है। इस्लामाबाद साफ सुथरा और कराची ऐसा। इसी पानियों से गुजर के MNA साहब यहाँ से गए और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी इसी पानियों से गुजर के गए। उनकी गाड़ियां लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ियां थी, वो फंसे नहीं, बल्कि यहाँ जैसा कि आप तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और जो सूरत हम देख रहे हैं, ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं है। आपने कहा कि शहरबानो अवान साहिबा आपने तालाब नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। मैं कराची में रह के आई हूँ और मैं इस तालाब में से गुजर कर दफ्तर भी पहुंची हुई हूँ और मैं ये सारी मुश्किलात के बारे में जानती हूँ जो इस वक्त जिससे आप दो चार हैं। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं है, इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हमने देखी है। तो क्यों जो इंतज़ामिया है वहाँ पर, जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, वो क्या कर रही है? क्यों हर दफ़ा नकासिया आपके मामलात को बेहतर नहीं किया जाता? हम देखते हैं लोग करंट से मर रहे होते हैं, लोगों के घर जो हैं वो गिर जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, राहगीर जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची का कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? ये क्यों का सवाल कराची के 3 करोड़ अवाम गुज़श्ता कई सालों से पूछ रहे हैं। आप भी पूछ रही हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है, जब पता है कि सड़कें, सैलाब का मंजर, बारिश तो सिर्फ तकरीबन कोई आधा घंटा भी नहीं हुई, बारिशें होती रहती है। आप लाहौर में जहाँ रहते हैं वहाँ बारिशें नहीं होती बहुत बारिशें होती है, लेकिन पानी निकल जाता है। इस्लामाबाद में बारिश होती है, पानी निकल जाता है। ये कराची को कोई जिन्नात का असर है क्या? वो ये बरसात कोई जिन्नात साथ लेकर आती है क्या, जो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि मिनटों की बरसात घंटों की ज़हमत बन जाती है? ऐसा ये सवाल बिल्कुल अहम है, और ये सवाल जब पूछा जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं।
वो इस वक्त वो शारा फैसल पे है। शारा फैसल यकीनन कुछ सफाई होगी, लेकिन वो इधर तो आए ना। मेयर साहब यकीनन शारा फैसल पे हैं इस वक्त। मुझे पता है वो सड़क शायद गुजरने के लायक हो, बिल्कुल ठीक लेकिन है, लेकिन ऐवान हम सदर देखते हैं कि जब भी सामने बारिश गवर्नर के हाउस है। मामलात होते हैं तभी वो लोग बाहर निकलते हैं, तभी नई नई बातें की जाती हैं, एक दूसरे पर मलबा डाला जाता है। बहुत शुक्रिया अरबाब अली चांडियो, इस सारी सूरत हाल के हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम डीजी पीडीएम सिंध सैयद सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, महकमा मौसमियात ने 5 अप्रैल तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई की थी। सिंध बिलखसूस कराची और हैदराबाद के लिए पीडीएम ने क्या हंगामी इंतजाम किए थे? सूरत हाल तो आप देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। जैसे कि हमने जो इस बारिश के पेश नज़र अपने जो डी वाटरिंग मशीन होती हैं, जो कि चोक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे मेन ज़्यादा पानी ब्लॉक होता है, वहाँ पे हमने अपनी मशीन डिप्लॉय की हुई है। तो अभी तो हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है, जो कराची में हम देखते हैं कि तालाब का मंजर पेश करे, इसकी क्या आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या लोग जो मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब भी बारिश होती है तब भी मामलात ऐसे होते हैं, तो क्या ये मामला इससे बेहतर नहीं हो सकते थे? तो इससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिकली समझने की ये ज़रूरत है कि जो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है कराची का, जो सीवरेज सिस्टम है, उसमें जो है उसकी गुंजाइश कम है काफ़ी एज कम्पेयर टू जो आबादी है या जितनी बारिश होती है। तो बारिश होने के बाद ये आर्टिफिशियल तरीके से पंपिंग करके पानी को निकाला जाता है, जिसमें कुछ टाइम लगता है। इस वक्त भी मैं शहर के दौरे पे हूँ और तकरीबन सारी जगहों पर हमारी मशीनरी चल रही है, जो कि पानी निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तेज़ हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा जाहिर किया गया है। क्या बिल बोर्ड्स और कच्ची आबादियों के हवाले से कोई मखसूस एडवाइजरी जारी की गई है? उस तो की गई थी, लेकिन इसके अलावा हमने स्पेशली जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं और यहाँ इस टाइप के जो पक्के स्ट्रक्चर्स जो छतों पे होते हैं, उसके लिए जो एडवाइजरी में ये लोगों को एडवाइस किया गया था कि उनको फॉर द टाइम बिंग उनको सिक्योर करें या उतार के रख लें। इसके अलावा बिल बोर्ड्स का तो ऑब्वियसली था, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश का इस मरतबा जो है वो फोरकास्ट है। आम शहरियों के हवाले से मैं बताइएगा, उनको पैगाम लेना हो, अगर जानना हो ऐसी हंगामी सूरत हाल के हवाले से, वो किन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जान सकते हैं अफवाहों से दूर रहने के लिए? जी देखें, आवाम से हमारी गुजारिश है कि क्योंकि दिन के टाइम पे कराची में ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ट्रैफिक जैम का हो जाता है, जहाँ जहाँ पे नशीब इलाकों में जहाँ पे पानी जमा होता है। तो आवाम से गुजारिश ये है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रूर इज्तनाब करें। इंतहाई कोई ज़रूरी काम है तो उसमें बेशक को निकलें, ताकि जो है रोडों पे कंजेशंस ना हो और हम लोग बआसानी जो है अपनी गाड़ियों को मूव करके शहर को जल्द से जल्द क्लियर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सलमान शाह और सारे मामले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहां दहाइयों से जारी अमरीकी तसल्लुत के बुत टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि व्हाइट हाउस ने अपने ही फौजी कमांडरों की इन तनहीबात को नज़रअंदाज कर दिया, जिनमें खलीजी अड्डों को ईरान के निशाने पर बताया गया था। आज नतीजा ये है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसे महफूज हम समझते थे वो नहीं रही। ईरानी मिसाइलों के जद में आ चुके हैं, जहां कीमती रडार, तैयारे और टैंकर्स राख का ढेर बन चुके हैं। ये नुकसान सिर्फ मादी नहीं, बल्कि इससे हम देखते हैं कि अमरीकी तकब्बुर को भी शिकस्त मिली है। जो समझता था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दूसरों को उनकी तकदीर का फैसला कर सकता है, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ताकत पर किसी कौम को झुकाया जा सकता है? ट्रंप इंतजामिया दरअसल इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रही है और नेतन्याहू के जंगी जनून को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खित्ते को आग में झोंक रही है। आबनाए हुर्मस को बज़ौर ताकत खुलवाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए लॉबिंग करवाना और ईरान के जज़ायर पर कब्जे की बातें करना जाहिर करता है कि अब अमरीका सिफारतकारी की बजाय आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है। ये गुफ्तगू आपने सुनी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीका की जो आवाम है वो अपने टैक्सों के पैसों से ये इजाज़त देती है कि वो उससे जंग की जाए? इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है ईरानी सहाफ़ी डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी अब्बास नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब को आलमी मीडिया के तौर पर आप कैसा देखते हैं और आलमी मीडिया इसको किस तरह से पेश कर रहा है? और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी नेवी और एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। यानी ये तो वो एक अरसे से दावा करते आ रहे हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके बाद मुंह की खाना पड़ती है और अब वो ईरान के सामने झुकने को तैयार भी नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि ईरान ने इनका क्या हाल किया। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जंग के फैसले के बारे में कौन जीता कौन हारा,
इसके लिए देखा जाता है कि कौन किन आदाफ के साथ उस जंग में दाखिल हुआ था और किन दावों के साथ उसने जंग शुरू की थी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, ईरान ने तो हमला नहीं किया, लिहाजा ईरान के बारे में ये कहना कि ईरान के आदाफ क्या थे, मकासद क्या थे, वो अपनी जगह पे। सारी दुनिया जानती है अमेरिका और इसराइल ने ये जहरियत का आगाज उनकी तरफ से, और जो उस वक्त उनके दावे थे वो सारी दुनिया के सामने हैं। अब उन दावों की रोशनी में देखते हैं कि क्या आया ईरान के अंदर कोई कुछ हो चुका है, क्या रजीम चेंज हो चुकी है, क्या यहाँ की अवाम अपनी हुकूमत की मुखालिफ हो चुकी है, क्या यहाँ की हुकूमत सरेंडर होके घुटने टेक चुकी है, क्या यहाँ पे वो सारे जो इनके एजेंट्स थे मुल्क के अंदर वो इस वक्त इक़्तिदार में आ चुके हैं, क्या ईरान का मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, क्या अमेरिका के F-35 नहीं गिरे, क्या F-16 F-15 नहीं गिरे, क्या बड़े बड़े जो जंगी बेड़े आए थे वो हमलों में कामयाब हो गए हैं या अपना सर छुपाते फिर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखें तो नाकामियां ही नाकामियां हैं ट्रंप और नेतन्याहू के जो उसके प्रोजेक्ट था। लेकिन इस बात में कोई जिसे कहते हैं कि वो नहीं है कि जंगों में नुकसानात होते हैं। ईरान भी इस वक्त एक बड़े नुकसान से दो चार हुआ है, लेकिन देखें आइडियोलॉजी वहीं पे वहीं खड़ी है। ईरान की आइडियोलॉजी यानी जो इनकलाब की आइडियोलॉजी है उसको तो उन्होंने और ज्यादा मजबूत कर दिया। अवाम और ज्यादा अपनी अवाम के साथ और अपनी क़यादत के साथ जो है जुड़ गए हैं। वो क़यादत जो पहले 80-85 साल की क़यादत थी उसकी जगह पे इन्होंने 55 साल उसी शख्सियत के बेटे को इक़्तिदार में गोया एक लिहाज से ये भी बहाना बने हैं और वो लेके आए हैं। इनकलाब पहले से ज्यादा जवान हो गया है। नई जो मिलिट्री कमांडर है वो इक़्तिदार में कहता हूँ ये अपनी अपनी उसमें मिलिट्री अपने पोजीशंस पे आ गए हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि नाकामियां ही नाकामियां जो हैं वो अमरीकी सदर की किस्मत में आई है। और जो मशरिक वस्ता के अंदर आलमी सतह पे जो इक़्तिसादी बहरान है और उसकी जितनी गालियां हैं वो सब की सब ट्रंप और नेतन्याहू को पड़ रही हैं। फिर खुद ट्रंप के अंदर वो आया था ईरान में रजीम चेंज करने का, अब खुद अमेरिका के अंदर लाखों मुजाहिरीन उसकी रहीम को चेंज करने के लिए नारे बुलंद कर रहे हैं। इसी तरह आलमी सतह पे देखें तो अमेरिका के जो एक साख थी कि ये बहुत बड़ी जंगी पावर है, इसके जंगी बेड़े हैं, इसके पास फलां फलां है, तो अभी तक 33 दिनों के अंदर तो ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि जैसे हर फील्ड में अमेरिका को शिकस्त हुई है, तमाम उनके अहदाफ नाकाम हुए। और अभी जो इनकी कल की तकरीर थी, आज सुबह की तकरीर थी, तो उसको अगर देखें तो उसके अंदर इतनी बौखलाहट नजर आती है, उसके अंदर कोई आइंदा के बारे में कोई ऐसा विजन नजर नहीं आता कि जिसको कहा जा सके कि इतनी बड़ी ताकत का बिल्कुल बड़ी ताकत का जो एक तकब्बुर था वो तो हमने देखा है कि डॉक्टर साहब वो तो खाक में मिल चुका है। हमारे दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फैसल शाह साहब मस्त मौजूद हैं। एडमिरल साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को खतरात के बारे में आगाह किया गया था। क्या समझते हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामी है या स्ट्रेटेजिक गफलत? और यूएई का अपनाए हुर्मस को बज़ौर ताकत खुलवाने और जज़ायर पर कब्जे का मुतालबा, आप क्या समझते हैं, एक नई इलाकाई जंग का पेश खैमा बन सकती है और ये किस तरह की हरकत है? क्या ईरान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जो आपका पहला सवाल है कि क्या स्ट्रेटेजिक गफलत थी या इंटेलिजेंस फेलियर था, देखिए एक चीज़ बड़ी कॉमन है जितने भी यूएस प्रेसिडेंट्स होते हैं कि उनके जहन में एक ताकत का नशा होता है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनमें ये ताकत का नशा कोई 10-20 गुना ज्यादा है बाकी प्रेसिडेंट्स के मुकाबले में। ऐसा ही तो उनका ये ख्याल था। अच्छा देखिए, इस वाक़े से पहले एक वाक़या हुआ जिसमें यूएस की मिलिट्री ने बड़ा स्विफ्ट एक्शन किया। वेनेजुएला गए और मदुरो साहब को उन्होंने हाईजैक किया, उनके किडनैप किया, उनको भी उनकी वाइफ को भी, और निकाल के उनको आराम से अमेरिका ले गए न्यूयॉर्क में, और वहाँ उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। और वेनेजुएला में कोई ऐसी रेजिस्टेंस भी नहीं हुई। तो ये इस खाम ख्याली में थे कि ये वेनेजुएला वाला मॉडल हम ईरान पे लागू करेंगे। और इजराइल ने भी इनको बड़ी वो थपकी दी कि जी बिल्कुल आपकी जितनी मिलिट्री माइट है आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। ईरानी तो तैयार बैठे हैं कि हम जाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे। ये थी स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन, और इसको गफलत कह लीजिए, इसको गुरूर तकब्बुर में आंखें बंद होना कह लीजिए, अकल का बंद होना कह लीजिए। ये आ गए सारा कुछ लेके, और यहाँ इनका ये ख्याल था कि हम 4 दिन की कैंपेन करेंगे मैक्सिमम।
और उसमें ये लोग बाहर आ जाएंगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी, फौज हथियार डाल देगी और हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और कोई जंग वंग नहीं करनी पड़ेगी। बस उसके बाद फिर हमारी मर्जी की हुकूमत होगी, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और ये जो खित्ता है इसके तमाम तेल और गैस के ज़खायर और जो आबी गुजरगाहें हैं ये हमारे कब्जे में होंगी, जो उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो कि नवंबर 2025 में आई है उसमें लिखा हुआ है। तो उसके तहत ही आए थे, लेकिन बगैर तैयारी, बगैर किसी मालूमात के यहाँ पहुंच गए। अब वो फंस गए हैं यहाँ पे। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है, इस चीज का ताल्लुक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बजोर ताकत खुलवाया जाए, तो मैं मतलब अगर ये यूएई ने वाकई ही बयान दिया है तो मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी जहानत को और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्राउंड रियलिटी की उसको। देखें, इस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किया हुआ है, उसने बंद नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसमें दो लेन्स हैं, एक आने वाली लेन है, एक जाने वाली लेन है। तो ईरान ने जो जुनूबी लेन है जो कि ओमान के करीब है उसको तो कर दिया है बंद, और जो शुमाली लेन है उसको कंट्रोल किया हुआ है और शिप्स उसमें से आ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो दुनिया को मुश्किलात पेश आ रही हैं ये इसीलिए पेश आ रही है कि एक लेन बंद हो चुकी है, सिर्फ एक लेन खुली हुई है, तो जाहिर बात है कि शिप्स कम आ रहे हैं और कम जा रहे हैं। अब अगर ईरान के खिलाफ जबरदस्ती की जाती है और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश करती है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अमेरिका हो, पूरी दुनिया की नेवी हो, तो वो मुकम्मल बंद कर देगा उसको, उसमें माइंस फेंक देगा, उसमें कोई जहाज डुबो के डाल देगा, जो आने वाले शिप्स हैं उनको टारगेट करेगा। तो फिर ये कई महीनों के लिए, बल्कि शायद साल से भी ज्यादा अरसा लग जाए इसको खोलने के लिए। तो अगर ये इसको खोलना आसान होता तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बजोर ताकत इसको खुलवा चुके होते। उन्होंने पूरी दुनिया के मुल्कों को दावत दी कि आके मेरे साथ मिलके इसको खुलवाएं, वो नहीं आए। वो उनको भी पता है कि इसको खुलवाना कितना मुश्किल काम है, ईरान की वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और ईरान के को ये ज्योग्राफी उसकी ये पोजीशन प्रोवाइड करती है। अगर उनकी मिलिट्री, हर किस्म की मिलिट्री खत्म भी कर दें आप, तो भी वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं फिशिंग बोट्स के जरिए, इतनी उनकी वहां पे ताकत है। तो ये बयान बड़ा मजे का खेस है कि जी आइलैंड पे कब्जा कर लें और ये कर लें वो कर लें। अगर आप आइलैंड पे बात करना चाहेंगी तो मैं वो भी बता दूंगा कि जो अमेरिका कह रहा है कि जी खार्ग आइलैंड पे हमने कब्जा कर लेंगे और ये कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे होगा और उसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, इस पे मैं दोबारा आपसे सवाल पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके जाने आऊँगी, जैसा कि फैसल शाह साहब ने कहा कि ये सारी सूरत जो है मजाका खेज़ है, और वैसे भी हम देखते हैं कि ट्रम्प के जो बयानात हैं वो भी मजाके से कम नहीं है। अभी कुछ देर पहले, दो रोज़ पहले उनके जो हैं पीट हेगसेथ, उनकी जानिब से भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए और वो सारे हकीकत पर मबनी नहीं थे, और वो अभी भी ईरान को धमकियां दे रहे थे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जबकि जो सूरत हम देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि आप ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद रख सकेगा अगर ऐसी सूरत होती है? और दूसरा, क्योंकि हम ईरान की पावर तो देख चुके हैं और जिस तरह से वो खड़ा है, और दूसरा अगर ऐसी सूरत हो जाती है तो ना सिर्फ ईरान की मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से बात की जा रही है कि ईरान जो है पता नहीं इतनी देर जंग बर्दाश्त कर सकेगा नहीं कर सकेगा, लेकिन ईरान का तो इल्म नहीं, लेकिन अगर आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहा तो आने वाले रोज़ पूरी दुनिया जो है वो खुराक की किल्लत ज़रूर देखेगी। तो आप कितना ख़तरनाक समझते हैं इस सारी सूरत को? देखिए मैडम, आपने एक ही सवाल के अंदर 3-4 जो है वो सवाल दे दिए। मुझे नहीं अंदाजा कि मैं कौन से सवाल का जवाब दे सकूंगा, लेकिन बहुत सारी बातों को जो फैसल साहब ने किया है मैं उसको सेकंड करूंगा। मुझे अभी चूंकि चेहरा नजर नहीं आ रहा फैसल साहब का, अगर ये वही है कि जो ईरान में रह चुके हैं तो ये ईरान को भी समझते हैं, ईरान की सोसाइटी को भी समझते हैं, और ईरान का ये जो पूरा सी का और अपनाए हुर्मुज़ और इनको ये बहुत गहराई से जानते हैं। मैं इनके तजज़िये से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त अगर ट्रंप ने या किसी और उसके इत्तेहादी ने अपनाए हुर्मुज़ के अंदर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसके बहुत ही भयानक नताइज सामने आएंगे। और इसी की रोशनी में मैं आपके सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा कि देखें, अपनाए हुर्मुज़ की जो जोग्राफियाई पोजीशन है उसके अंदर इस वक्त वो ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है, और साथ साथ उन्होंने आलमी सतह पे इसको मजीद कानूनी बनाने के लिए जो बात की, उन्होंने कहा भी इसमें ओमान और हम जो है वो मिल के आइंदा इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इस लिहाज से भी उनका कानूनी हक भी बनता है कि वो इसको कंट्रोल करें, और उसी कंट्रोल की वजह से, जैसे कि फैसल साहब ने भी कहा है कि
दो लाइनें हैं, एक पे उनका कंट्रोल है, एक उन्होंने बंद किया हुआ है। तो इससे यकीनन आलमी सतह पे जो बहरान है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की चीखें निकल रही हैं या जो उनके वजीर जंग जो है उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, उसके पीछे दबाव उनका इंटरनल दबाव भी है और एक्सटर्नल भी दबाव है। आलमी सतह पे जिस तरह इक्तिसादी सूरत हाल बन रही है, सब इसी को तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल इसके जिम्मेदार है। इससे पहले तो अपना हुर्मुज़ खुली हुई थी, रूटीन से हर चीज आ जा रही थी। तो ये आलमी बहरान का बायस भी ये है और ये ही बायस बनेंगे अगर खुदा इनको तौफीक दे के दुनिया के अंदर अमन की बातें करें। अब तो ये अपनी तकरीरों में ये जो दावे कर रहे हैं, बल्कि जो धमकियां दे रहे हैं या गीदड़ भपकियां इनकी, इन पे तो आलमी अदालतों में इनके खिलाफ तो ये केस चलाना चाहिए। ये तो सारे अपने जराइम का एतराफ कर रहे हैं, जो कहते हैं कि पत्थर की दुनिया में भेज देंगे और फला फला। ये तो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, उसकी अर्जी सालमियत के खिलाफ ये दावे यूनाइटेड नेशन के जितने कन्वेंशन उठा के देख लें, ये सारे जराइम में शुमार होते हैं। तो ये तो आलमी मुजरिम है। इनको तो आप उस तरफ जो है ना आईसीसी में लेके इनके जराइम का जो है वो उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है एडमिरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसा कि वो कब्जा जज़ायर पर कब्जे करने की बातें की जा रही थी, आप कह रहे थे इसके हवाले से मैं बताऊंगा, इस हवाले से बताइएगा हमें प्लीज। पॉइंट उठाया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि ये जो कानूनी तरीका अब अपनाएगा ईरान और ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इन्होंने हाईलाइट की है। देखिए ईरान हमेशा से कहता रहा है कि ये जो अपनाए हॉर्मुज़ का शुमाली पार्ट है ये मेरे टेरिटोरियल वाटर से गुजरता है, तो इस पे मेरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। अच्छा, उसने किया कुछ नहीं, इस पे कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन ये उसका क्लेम रहा है। इस जंग ने उस क्लेम को लेजिटिमाइज कर दिया है। कैसे कि आप देखिए वो कंट्रोल कर रहा है, कोई उसको खुलवा नहीं सकता जबरदस्ती। वो कंट्रोल कर रहा है, दुनिया के ममालिक उससे बात करके अपने जहाज भेज रहे हैं, इवन उसको लेवी पे करने को तैयार हैं। ठीक। अच्छा, यूएन ने 2 दिन पहले ईरान को रिक्वेस्ट की है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ शिप्स को छोड़ दें, तो यानी यूएन भी मान रहा है। अच्छा, फिर केयर स्टार्मर ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम 35 मुल्कों का एक ग्रुप बनाएंगे, कंसोर्शियम, और वो ईरान से बातचीत करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, ठीक, यानी उस पे जाने आने की इजाजत देने के लिए। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के उस क्लेम को लेजिटिमाइज करती नजर आ रही है, जो कि वो बरसों से करता आ रहा था और उसको कामयाबी नहीं हो रही थी। तो मेरा ख्याल है ईरान को अमेरिका का एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अच्छा, अब आप खार्ग आइलैंड की बात कर रही हैं जी, वक्त बहुत कम है, इसको प्रिसाइजली मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि देखिए खार्ग आइलैंड जो है वो कोई भी आइलैंड हो, उस पे अगर आप उसकी जो वॉरफेयर है उसकी पेक्यूलरिटी ये है कि जब आप उस पे कोई फोर्स बैठी होती है तो वो सिटिंग डक होती है, क्योंकि उसको उसके पास इतनी स्पेस नहीं है मूव करने की। ये 27 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। तो आप बेशक ईरानी फौज को वहां से मार के निकाल देंगे, लेकिन जब आप खुद उस पे बैठेंगे तो आप एक सिटिंग डक बन जाएंगे और आपको एक बड़ा मजबूत एयर डिफेंस का सिस्टम चाहिए। अब वो एयर डिफेंस का सिस्टम पानी के जहाज प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिका के, लेकिन वो पानी के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप कैसे अपने फौजियों को वह बनने के लिए बिठा देंगे जबकि ईरान के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन सिस्टम अभी तक काम कर रहे हैं। वक्त जो है वो खत्म हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर मजीद शदीद हमलों के ऐलान ने आलमी मंडियों समेत पाकिस्तान की मईशत में भी जलजला बर्पा कर दिया। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही मायूसी की लहर दौड़ गई है और देखते ही देखते इंडेक्स 4000 से जायद पॉइंट्स गिर चुका है, जिससे अरबों रुपए डूब गए। कल तक जो मार्केट जंग खत्म होने की उम्मीद पर बुलंदियों को छू रही थी, आज ट्रंप के यू टर्न और जंग जारी रखने के फैसले ने इसे बदतरीन मंदी की खाई में धकेल दिया। ये सूरत हाल वाज़े कर रही है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी हमारी मुआशी इस्तेहकाम के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मईशत हैं मंजूर मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 4000 पॉइंट्स की तारीखी कमी, क्या ट्रंप के सियासी बयान का रद्द-ए-अमल है या सरमायाकारों को किसी बड़े मालियाती बहरान का खौफ है? वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले सेव करता है और उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी और पूरी दुनिया में क्रैक्स हुई हैं मार्केट्स,
लेकिन इस दफा थोड़ा सा ये था, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी और जैसे कि मीडिया में एजुकेट कर रहा था कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने फैसले को बदलेंगे और हालात को नॉर्मल होने देंगे। लेकिन सुबह उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो वाजे किया और डेफिनेटली उसके नतीजे में भी असर हुआ। लेकिन उससे ज्यादा असर ये है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो वो बड़ी लिमिटेड है। हमें चाहिए कि अपनी स्टॉक मार्केट के लिए जो एसओपीज हैं उसको चेंज करें। एसईसीपी से कहें कि वो अपने बाई लॉस में तब्दीली लेके आए, एफबीआर को कहें अपने अंदर रिफॉर्म लेके आए, ताकि लोग खुल के इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया से एक डिफरेंट वेन्यू है, वो है उसकी पॉपुलेशन। हमारे पास कंज्यूमर मार्केट भी ऐसी है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं, और अगर हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ उनके तक चीज़ें जाने दें और उनको काम करने के मौके मेंटेन करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर डेफिनेटली हम लड़ाई के खिलाफ हैं, फसाद के खिलाफ हैं। लेकिन हमने सबसे पहले तो अपनी सर्वाइवल को भी इंश्योर करना है ना, कि अगर हम जिंदा रहे और अगर हम इस काबिल रहे कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम दुनिया के साथ बात कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो मंदी है या जो क्राइसिस आया, वो दो वजह से ही आया है। एक ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट की वजह से, और एक क्योंकि हमारी मार्केट का बड़ा शॉक। ठीक है मलिक साहब, आलमी मार्केट की अगर हम बात करें तो बड़े खाम लिमिटेड तेल और उसकी, लेकिन इस दफा जो एक दिन में हुआ वो ये हुआ जी। आलमी मार्केट की अगर हम बात करें तो खाम तेल जो है $105 से मुतजाविज है। अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमत में ₹100 तक इजाफा कर देती है तो इसका हमारी मजमूई जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? आप देखें, असर तो उसमें बुरा पड़ेगा, स्पेशली जो हमारी माल बरदार गाड़ियां हैं, जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो हमारी रेलवेज हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पर असर तो पड़ेगा। लेकिन एक सूरत हाल और है, वो ये है कि एक गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने उसको मैनेज भी किया कि आप वर्क टू होम कर लें, इससे थोड़ा सा मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। लेकिन उसका हल एक ये नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। देखिए, हमें एजुकेशन पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे एट एनी कॉस्ट एजुकेशन हासिल करें, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि फ्यूचर में हम और बहुत सारी डिस्कवरी करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑयल के अंदर है, देखिए हमें समंदर के रास्ते कितना तेल चाहिए। हमारे पास लैंड लॉक कंट्रीज हैं। अगर आप कजाकिस्तान से ऑनवर्ड अजरबैजान तक चले जाएं और उसके बाद रूट करके आप ईरान को हक देते हुए ऑयल की बॉर्डर ट्रेड कर सकते हैं। एक हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मुसीबत का बायस बनी हुई चीज है, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, जो हमने किसी एक वजह से रखा था कि जिस इलाके से हम चीज लेंगे वो प्रोडक्शन करता होगा और उसको हम देखेंगे। अगर हम आज सर्टिफिकेट ओरिजिन को खत्म कर दें और गवर्नमेंट ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल, प्राइसिंग कंट्रोल खत्म कर दें, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे गैस स्टेशन बन जाएंगे जो स्टॉक लेवल को बढ़ा देंगे, और बहुत सारी जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन हो जाएंगी, और हमें हर वक्त प्राइस नहीं बढ़ानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जब प्राइस बढ़ती है तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन बढ़ती है, जब टैक्सेशन बढ़ती है तो उसके नतीजे में बहुत सारे माफिया जो हैं वो ऑपरेटिव हो जाते हैं और प्राइसेस को शूट कर जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत मंजूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस अभी की जो ताज़ा हाल है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की जा रही है कि मज़ीद ₹100 इजाफा हो जाएगा। इंतहाई जो सूरत हाल है महंगाई की, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।